सर पेपर आज है या कल से है? आज आर्किटेक्चर वाला था। ठीक है। हम ये इंजीनियरिंग वाला बीटेक वाला कल से होगा। सेवन है शायद। सर आप लोग ऑफिस में जाते हैं क्या? नहीं, ऑफिस में कहाँ कोई जाता, ऑफिस तो बंद है। ऑफिस तो चेंज भी हो गया है, पुराना वाला छोड़ दिए हैं। अब कौन फालतू में उतना रेंट देगा। तो बोले कि जब तक भाई खुलता नहीं है तब तक बंद रहेगा। मान के चलो कितना, अप्रैल मार्च के बाद तो बंद ही पड़ा हुआ है। अप्रैल मई जून जुलाई रेंट अलग ही लगता है, तो इसलिए बंद करे हुए हैं। ऑफिस में कोई नहीं जाता है। ठीक है, ऑफिस जो है नया ऑफिस, जो भी काम होता है इधर सेक्टर 4 में ही आ गया है, जहाँ पे रहते हैं सब कोई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। तो मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग कॉइल हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से उसमें मोशन आते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़े और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर देखे हम लोग। और उसी के बेसिस पे गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब था, तो सब चीजें हम लोगों ने देखा। अब जो है हमारा, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा, यानी कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका सोर्स क्या है। तो एक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेट। ठीक है, तो इसका जो सोर्स होता है ये हम जानते हैं मैग्नेट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ चुका है। दूसरा होगा हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल होगा और अगर मूव कर रहा होगा तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और थर्ड जो है हमारा करंट कैरिंग, कोई भी कंडक्टर या फिर लूप, जो भी बोलो। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम लोग इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर में ही लूप, वायर, सोलेनोइड, टोरॉइड, अलग अलग शेप्स के करंट कैरिंग कंडक्टर हमको मिलेंगे, और उसकी वजह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो एक मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे मूविंग चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कैसे जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आया, हम पहले भी बोले थे कि अगर जब शुरू शुरू में पढ़ा जा रहा था, जब देखा जा रहा था, तो लोग दोनों को अलग अलग समझते थे कि करंट कैरिंग कॉइल और करंट और मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग चीजें माना जाता था। लेकिन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद दोनों में कुछ रिलेशन मिला, तो उस हिसाब से लोग पढ़ना शुरू करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो क्या, यानी कि हम लोग उस पर फोर्स जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हम जो भी करंट कैरिंग कॉइल होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कैसे उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस चीज पे गौर किया गया। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दोनों जो होंगे, ये जो भी होगा, ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और दोनों फील्ड आपस में जब इंटरेक्ट होता है तो इंटरेक्शन की वजह से ही ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग उसी सब चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। फील्ड ड्यू टू
मूविंग चार्ज पार्टिकल। कितना लगेगा ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, तो उसमें देखे थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दोनों का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उसी हिसाब से अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा था। वैसे ही यहाँ भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखें तो वो मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल को रखे तो फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया, तो लोग ने कहा कि वो जो चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा था तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। यानी कि अगर ये जो चार्ज पार्टिकल था हमारा, ये अगर किसी स्पीड v से मूव करा तो इसने अपना भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और जो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, उससे इंटरेक्ट किया और इस पे एक फोर्स जनरेट किया, यानी कि जो हम मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते थे, क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है। तो वो जो फोर्स हम लोगों ने बोला कि ये चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स जो लगा था हमारा, यानी कि अगर हमने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास और अगर हमने इसमें एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका था, तो इस पे एक फोर्स लगा था ऐसा। ये फोर्स लगने का रीजन लोगों ने बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करा, ये चार्ज पार्टिकल खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, जो इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और ये फोर्स लगेगा इसमें, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से ये फोर्स लगेगा। अब जिधर भी लगे वो इस पे जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो वही इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड था प्रोपोर्शनल टू चार्ज था। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या देखा गया कि जितना ज्यादा वेलोसिटी, ठीक है, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ, और साथ में जैसे जैसे दूरी हम बढ़ा रहे थे, फाइंड कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर से घट रहा था। ठीक है। तो ये चीज आया हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। साथ में ये भी देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था वो v और r से परपेंडिकुलर होगा। तो उसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल अगर हम इसको साथ साथ लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू भी बाई आर स्क्वायर। कभी भी अगर हमको ऐसा प्रोपोर्शनल मिलता है तो साथ में एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है। यहाँ से जो कांस्टेंट आ रहा है ये हमारा कांस्टेंट है क्यू बी बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी क्यू बी बाई आर स्क्वायर। ये इसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है। साथ में ये भी देखा गया कि ये जो है इतना ही पे नहीं, बल्कि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड था इस वेलोसिटी वेक्टर और इस आर वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर था। तो हम लोगों ने इसको क्या किया कि यहाँ से बोला कि ये प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा था, और ये थीटा जो था एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर बोला गया। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें साथ में साइन थीटा भी ऐड कर दिया, यहाँ भी साइन थीटा ऐड कर दिया। तो ये चीज आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पोजीशन के लिए। हम ऊपर अगर ले रहे हैं तो साइन थीटा को अलग करें। फाइनली जो हमको है इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है। तो जो बी वेक्टर के फॉर्म में हम फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी वेक्टर। यहाँ पे साइन थीटा है, यूनिट वेक्टर आर हम लिखे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई v क्रॉस आर बाई आर क्यूब, नीचे आर क्यूब कर देंगे। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट आर दूरी पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो।
डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो V क्रॉस R से। यहाँ से दिख रहा है कि V क्रॉस R है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा V से भी परपेंडिकुलर होगा एंड R से भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम ये जनरली हमेशा जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर C है जो A क्रॉस B से मिला हो, तो C वेक्टर A से भी और B से भी परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज यहाँ भी आता है। या तो फॉर्मूला लिख के कंडीशन याद रखो, या कंडीशन से फॉर्मूला, बाद से में हमको मेनली फॉर्मूला और डायरेक्शन से ही इसमें मतलब होता है। इसका कोई डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये फॉर्मूला दे दिया, हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है और यूज करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि B इक्वल टू म्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई V क्रॉस R बाई R क्यू। यानी कि यहाँ से अगर हम बोले कि ये V वेक्टर है और ये हमारा इस पोजीशन पे फाइंड करना है, तो ये R वेक्टर होगा। तो V क्रॉस R अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमको इनटू द प्लेन मिलेगा। देखो ध्यान से, V क्रॉस R यानी कि इनटू द प्लेन मिलेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड कितना होगा इससे हम फाइंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल में क्या यूज करते हैं कि वेक्टर ए की तरफ हाथ रखना है, बी की तरफ कर्ल करना है, थंब जो होगा वो हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड उस पोजीशन पे देगा। चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ था, यहाँ से हम फाइंड किए, यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन हम जिस पोजीशन का बोल रहे हैं वही पोजीशन, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी आर कट जाएगा साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो हमारा कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। यूनिट का बात करोगे तो यूनिट ध्यान से देखो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर बाई क्यू का कूलम और वोल्ट का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हम ये चीज बोल सकते हैं, मीटर मीटर कट जाएगा तो टेस्ला मीटर बाई कूलम मीटर सेकेंड बाई कूलम। और भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो इसका म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू जो होता है 10⁻⁻7 एंड म्यू नॉट का जो वैल्यू आता है वो आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और ये म्यू नॉट जो होगा इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हम लोगों ने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वहां पे फोर्स पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैसा ही कुछ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, नीचे 4 पाई ही है और एप्सिलॉन नॉट की जगह ऊपर म्यू नॉट चला जा रहा है, और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोले थे, यहाँ म्यू नॉट को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस करे। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या फिर एयर। अगर कोई मीडियम रहेगा तो उसी तरीके से हम लोग मीडियम के लिए लिखते हैं और म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिखते हैं। ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, और ये है ऑफ मीडियम। इसका वैल्यू याद होना चाहिए कि म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻7 और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा। यूनिट ये सेम होगा क्योंकि 4 पाई का कोई
यूनिट नहीं होता, जो भी यूनिट है म्यू नॉट का ही। सेकेंड, ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ये जीरो कब हो सकता है? अगर चार्ज रेस्ट में रहा, चार्ज है लेकिन वेलोसिटी नहीं रहा, तो ये जीरो होगा। यानी कि B इक्वल टू जीरो इफ फर्स्ट चार्ज इज एट रेस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेस्ट में चार्ज अगर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर रेस्ट पे चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर वो मूव करने लगा तो मोशन में क्या उसके पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि मोशन आ रहा है तो उसके में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर रहा था वो अभी भी करेगा ही। ऐसा नहीं है कि जब पार्टिकल मूव करने लगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वैसे भी क्वेश्चंस करे थे जब चार्ज पार्टिकल मूव। ठीक है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हाँ, जब मूव करने लगा तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। हाँ, जब वो रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जब वो मोशन कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, यानी कि दोनों फील्ड जनरेट होगा जब वो मोशन करेगा तो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी तक कभी भी कहीं भी किसी जगह पे हम एक्सेलरेशन का नाम नहीं रखे हैं, यानी कि कहीं भी हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तक एक्सेलरेटेड नहीं कहा जाए तब तक वेलोसिटी को कांस्टेंट ही मानना है, तो यहाँ भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग ने डिस्कस करा था, तो बोले थे जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाता है, तो वहां पे हम लोग अभी एक्सेलरेटेड का कभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो अभी कहीं भी अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सेकेंड, अगर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं कि हमारा वी वेक्टर है, अगर हम इसी लाइन पे कहीं भी ले लें, इधर कहीं भी पॉइंट ले लें, तो हमारा पोजीशन वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं इफ पोजीशन लाइज ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर देन बी इक्वल टू जीरो। कैसे? तो सिंस थीटा इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, थीटा जीरो हो जा रहा है या फिर 180 डिग्री हो रहा है, अगर ऐसा हो जा रहा है तो हम इस लाइन पे ए पॉइंट हो या फिर बी पॉइंट हो, यहाँ पे अगर हमारा चार्ज पार्टिकल था तो यहाँ पे लेंगे तो थीटा जीरो, यहाँ लेंगे तो थीटा 180 डिग्री, तो ऐसे केसेस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा जीरो है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो है। साथ में देख रहे हैं कि थर्ड, इफ आर को ही हम इनफाइनाइट कर दें यानी इन्फिनिटी बहुत दूर, तब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग को दिखा कि अगर किसी भी चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी क्रॉस आर बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। आर कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आर स्क्वायर रहेगा, और यहाँ आर वेक्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आर क्यूब यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ध्यान रखना है। आर कैप है तो स्क्वायर, आर वेक्टर है तो क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं कि आर कैप को लिखते हैं आर वेक्टर बाई आर, इसलिए। तो ये था हमारा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको किसी वेलोसिटी से हम फेंकते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन भी थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं। डायरेक्शन कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, इधर किसी स्पीड v से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से चार्ज पार्टिकल v से जा रहा है,
तो इसका जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं इधर हम पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा आर वेक्टर होगा, तो वी क्रॉस आर इधर देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन है। अगर हम इधर कहीं भी पॉइंट ले लें, इस तरह इधर कहीं भी पॉइंट ले लें तो हर जगह इनटू द प्लेन ही आएगा। ध्यान से देखो तो कहीं भी पॉइंट लेके देख लो, हर जगह इनटू द प्लेन। और इधर अगर हम लेते हैं, इधर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये हमारा आर वेक्टर होगा। तो इधर हमको क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा चार्ज इधर ऐसा जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा यानी इधर से बाहर निकल रहा है और इधर से इनटू द प्लेन जा रहा है ऐसा। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका ये भी है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो उधर की तरफ फिंगर रखना है, ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस केस में किसी एक पॉइंट पे नहीं दिया रहेगा तो वी क्रॉस आर ही बेस्ट होगा हमारा डायरेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर ये पास करा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसा सर्कुलर पाथ में बनता हुआ चला जा रहा है दोनों तरफ अगर देख रहे हैं तो। ये चीज आगे चल के देखेंगे कि अगर हमारा करंट कैरिंग कॉइल हो तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम भी यूनिफॉर्म स्पीड v से किसी भी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी आर दूरी पे ना होगा, वो चीज हम लोग देख लें। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है वो है बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि अगर एक हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से आई करंट बह रहा है तो इस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोग जानते हैं, क्लास 10th से जानते आ रहे हैं, जो क्लास 10th में भी पढ़े थे और इतना कुछ देखे तो उसमें भी हमको अब ये समझ में आ रहा है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल होता है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में करा था इसका डायरेक्शन भी फाइंड करने के लिए कि आयरन फिलिंग्स को कार्डबोर्ड में ऐसा करंट को रख दिया था, ऐसा कार्डबोर्ड इस पे आयरन फिलिंग्स रख दिए थे तो ऐसा कुछ शेप पाया था, या कंपास से ऐसे ड्रॉ करे थे तो हम लोग शेप इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ हमको मिला था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कैसा फील्ड मिलेगा और कैसा बनेगा। खैर, तो यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है तो अगर हम इसके छोटे से पार्ट डीएल में, इस डीएल में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से किसी आर दूरी पे इस पॉइंट पी पे लिखना, इस डीएल लेंथ के लिए इस आर दूरी पे हम इस पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहते हैं जो डीबी है, तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमारा होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल लेंथ के लिए होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल लेंथ, अगर इस डीएल लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड किसी आर दूरी पे पॉइंट पी पे लिखेंगे तो डीबी जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है, यही चीज जो है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ फॉर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल है, उस कॉइल के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसमें अगर आई करंट बह रहा है उसके लिए अगर हम ये चीज लिखना चाहते हैं तो जो हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है वो यही कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ होगा। और इस तरीके से हम लोग ऐसा डेरिवेशन निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखते हैं कि डीबी जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर।
इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर लिखते तो लिखते म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ चिपका देते हैं, डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल बाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा, और थीटा फिर से एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ये एंगल थीटा है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में। डायरेक्शन के लिए तो डीएल क्रॉस आर है, तो इस डीएल की तरफ हाथ रखेंगे और आर की तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन हमको दिख रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन है। डायरेक्शन के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम बायोट-सावर्ट लॉ के टर्म में लिखें तो स्टेटमेंट में लिखेंगे तो लिखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ डीएल यूनिट जो होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल एंड आर वेक्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। और फिर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कहीं लिखने के लिए हमको इसमें नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म पूछेगा अगर बोर्ड में भी पूछता है तो, कि बायोट-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यू। यहाँ पे dl जो है वेक्टर, इट इज लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर, यह हम लोग को पहले भी आ चुका है, लेंथ वेक्टर अलोंग करंट, यानी कि करंट के डायरेक्शन में ही लेना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि करंट जिधर बह रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में। तो बायोट-सावर्ट लॉ हमको बोलता है dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई आर क्यू। ठीक है, अगर हमको पूरे के लिए निकालना है तो यहाँ dl दिख रहा है, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितना निकलेगा। अगर किसी करंट वायर के लिए, यहाँ पे अगर पॉइंट्स का बात करें, फिर से वही चीज, अगर ये हमारा करंट ऐसा जा रहा है आई, तो अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो dl इधर की तरफ dl, अगर इधर हमारा कहीं भी आर रहा तो dl क्रॉस आर इधर हमारा इनटू द प्लेन आएगा, इधर की तरफ अगर हम आर ले रहे हैं, इधर की तरफ कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इधर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ऐसा आता है, इधर से इनटू द प्लेन, इधर से आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, इधर करंट है, तो हाथ को करंट की यानी राइट हैंड के थंब को करंट की ओर रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जिधर कर्लिंग होगा वही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमको दिख रहा है ये सर्कुलर दिख रहा है, कंसेंट्रिक होगा, जितना आर लेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, तो हम एक ही बना रहे हैं। तो डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन पुट thumb of right hand along current flow, ठीक है, and curl your fingers, ठीक है, दाहिने हाथ का ही फिंगर्स कर्ल करना है, ये नहीं कि दाहिने हाथ का थंब को करंट की ओर रख दिया और लेफ्ट हैंड का फिंगर कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक ना, कर्ल योर फिंगर्स, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be along curling, ठीक है, किसी की भी केस में देख लो, जिधर फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं वही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें ऐसा ऐसा बनाया है, ठीक है, तो इधर से
क्रॉस इन हो रहा है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो कैसा भी शेप दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस फॉर्मूले से आ रहा है, तो अगर हम लाइन के अलोंग यानी कि वायर है इधर की तरफ अगर निकालेंगे तो आर वेक्टर थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। करंट अगर 0 रहेगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। कोशिश हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। हम उन सब चीजों को बार बार नहीं लिखाएंगे अपने, अब इसके एप्लीकेशंस पे जाते हैं। ठीक है, पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग आर्बिट्री नहीं लेते हैं, एक ऐसा शेप का ले लेते हैं और यहाँ से हमको आर दूरी पे फाइंड करना है। ये हमारा वायर हो गया। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से किसी आर दूरी पे इस पॉइंट पी पे हमको फाइंड करना है। ठीक है, और दे रखा है कि ये जो एंगल है इसको हम थीटा 1 मान लेते हैं और इधर से ये एंगल थीटा 2 है। ये दूरी हमारा आर है। आर दूरी पे पॉइंट पी है, इसमें करंट ऊपर आई बह रहा है। तो इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस वायर कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। और इसको हमको बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार फिगर बनाते हैं। हम लोग को दिखेगा ये चीज कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे थे किसी भी लाइन चार्ज के लिए, तो वैसा ही सेम यहाँ भी दिखेगा। तो करंट हम मान लेते हैं कि ऐसा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से y दूरी पे जाके हम छोटा सा एलिमेंट ले लिए dy। तो ये dy वेक्टर इधर हो, यहाँ से हम ये वेक्टर जो रखे हैं ये हमारा r वेक्टर होगा। तो ये r है, तो ये जो हमारा वेक्टर है यानी कि लेंथ जो होगा r, यहाँ x यूज कर ले रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, हम इसको x लिख रहे हैं, इसको x लिख रहे हैं, इसको हम r वेक्टर बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि dl वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ है, ये r वेक्टर, तो dl क्रॉस r करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा। ठीक है, डाउन की तरफ ऐसा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब इसी B को, ये जो B आएगा छोटे से एलिमेंट के लिए है, तो इसको हम लोग dB बोलेंगे। ठीक है, dl क्रॉस B है तो dB बोल रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम ऐसा लाइन खींच देते हैं, ये एंगल को अगर हम थीटा बोले तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। इधर की तरफ हमको मिलेगा dv साइन थीटा, ऊपर की तरफ मिलेगा dv कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इधर की तरफ dv साइन थीटा, ऊपर की तरफ dv कॉस थीटा। अब हम लोग को इसी के थ्रू ये जो होगा dv साइन थीटा dv कॉस थीटा हम इस प्लेन में दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो होगा dy वेक्टर और r वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि थोड़ा इनटू प्लेन से बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलें कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन से कुछ बाहर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ से इस प्लेन से कुछ एंगल बना रहा होगा अंदर की तरफ। अब ये dv वेक्टर अगर हम लिखते तो क्या लिखते, डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह dy है, dy क्रॉस r बाई r क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे देखें
ये वाला एंगल जो दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल है, ये dy वेक्टर है, तो ये एंगल है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हमको दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल एंगल 180 होता तो 90 प्लस थीटा दिख रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dy क्रॉस आर, यानी कि dy आर साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये कट गया, तो हमको मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dy साइन थीटा 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट लेने का तो जरूरत ही नहीं है, फिर ऐसे ही हो जाता। एक्स वाई क्यों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। इतना चीज ये चीज आएगा, हम एंगल के साथ लिखे हैं, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, कंफ्यूजन के लिए रखे हैं कि ठीक है, जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डी वाई कॉस ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दिख रहा है कि थीटा के साथ साथ वाई भी चेंज हो रहा है, आर भी चेंज हो रहा है, यानी कि तीनों के तीनों वेरिएबल है यहाँ पे। तो तीनों का रिलेशन हमको चाहिए होगा, तो रिलेशन के लिए हम लोग को ऐसा एक चीज दिख रहा है कि अगर थीटा है, ये एंगल एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा आर जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों में रिलेशन दिख गया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है एक चीज और कि dy है और ये वेरिएबल थीटा है, या तो dy को थीटा में या cos थीटा को y में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि tan थीटा जो हो रहा है y बाई एक्स है, x चेंज नहीं हो रहा है, तो y को हम लिख सकते हैं x tan थीटा। x तो फिक्स है, x फिक्स है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dy इक्वल टू x tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इन दोनों चीजों को अब हम लोग रिप्लेस करेंगे, यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई आई 4 पाई डी वाई हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा है, नीचे इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल रहा है हमको। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं, एक एक से एक एक काट सकते हैं, तो यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखें ये थीटा वेरिएबल कहाँ से कहाँ है, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 वेरी कर रहा है, यानी कि माइनस थीटा 2 से थीटा 1 वेरी कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। लिमिट करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस नहीं प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा प्लस हो जाता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया। किसी भी वायर के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि अगर थीटा 1 थीटा 2 वेरी कर रहा है, तो म्यू नॉट आई अपन 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे ही फाइंड किए थे, क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। हम एक ही लिख रहे हैं, ठीक है, बस इसे ही याद करने के लिए। तो सेम वैसा ही हमको फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे आर दूरी पे, तो इतना होगा। इतना बाद में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। कोई भी, मनोज, नो सर, कोई दिक्कत। ठीक है,
तो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से अगर ये हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला एंगल, ध्यान रहे कि हम इसके परपेंडिकुलर से ये नीचे वाले एंगल को θ2 बोल रहे हैं, ये वाले एंगल को हम θ1 बोल रहे हैं। इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में ले रहे हैं, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये आर दूरी है तो आर लिख ले रहे हैं, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, यानी कि किसी भी आर दूरी पे परपेंडिकुलर करंट ऐसा है, करंट का डायरेक्शन के हिसाब से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर हम हाथ पूरा अगर इनफाइनाइट वायर रहा तो आई की तरफ थंब रखेंगे, कर्ल करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन मिलेगी। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका स्पेशल केसेस, ठीक है, फर्स्ट फॉर, या फिर ऐसे लिखते हैं केस 1, इफ θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू थीटा हो, यानी कि वायर का सेंटर से हो, यानी कि वायर है, हमसे बोल देगा कि इसका ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आर दूरी पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, एंगल के टर्म में नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा कि हम इसके ये मिड पॉइंट से कर रहे हैं। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो इस केस में हम भी क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और दोनों एंगल इक्वल हो गए तो 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई साइन थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, जब इक्वल होगा। सेकेंड, इफ फॉर लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर कहने का मतलब बहुत लंबा कंडक्टर, यानी कि इनफाइनाइट है, बहुत लंबा है, तो इसके लिए क्या होगा, वेरी लॉन्ग वेरी इनफाइनाइट कह सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि हमसे बोल रहा है कि ये कंडक्टर है, इधर भी और इधर भी इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। यहाँ से हम आर दूरी पे इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये वाला एंगल कहाँ होगा, तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलना है तो इसके एक पैरेलल लाइन जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी पे मिलना है तो एक पैरेलल लाइन जाएगा, यानी कि θ1 भी इस केस में 90 होगा, θ2 भी 90 होगा। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आर दूरी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो हम भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोस्टली यूज होता है। सिमिलरली अब बोलते जाओ तुम लोग, सेमी इनफाइनाइट रहेगा, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, ऐसा है, ये इधर इंफिनिटी पे है, इस पॉइंट से आर दूरी पे पॉइंट पी है। ठीक है, तो हमको इधर वाला एंगल θ1 था और इधर वाला एंगल θ2 था, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, θ1 90 डिग्री और θ2 जो दिख रहा है वो 0 डिग्री दिख रहा है। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो तो म्यू नॉट आई अपॉन साइन 90 हो जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ रहा है, और इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा है, यानी कि इसका डबल। फोर्थ हमको ऐसा दे सकता है, ठीक है, जनरली ले रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पी हो तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट पी हो तो हमको पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं कि हमको ये एंगल दे रखा है कि ये एंगल θ2 है और ये एंगल जो है एंगल थीटा है,
ये एंगल जो है कुछ भी एंगल दिया हो, क्या दे दें, चलो फाइव ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा दिया है। तो अगर हमको इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 पता करना होगा तो हमको याद रहना चाहिए कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन से एंगल मेजर किए थे। तो थीटा 1 अगर हम इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे थीटा प्लस फाई, ठीक है। इस एंगल से जब हम इधर गए थे तो ये हमारा आएगा थीटा 1, ठीक है। और अगर हमको थीटा 2 लिखना हो तो थीटा 2 जो है हम इस लाइन से मेजर किए थे और वो नीचे की तरफ गए, नहीं मिला, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, नहीं मिला, घूमते रहे, यहाँ आए तो यहाँ पे हमको लाइन मिली। तो हमको कितना दिख रहा है, तो 2 पाई माइनस थीटा दिख रहा है। तो ये मिलेगा हमको 2 पाई माइनस थीटा। इसको हम लोग 2 पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में माइनस थीटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाई माइनस थीटा को हम माइनस थीटा यूज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1, थीटा 1 की जगह थीटा प्लस फाइव। अगर इंफिनिटी तक रहता तो ये 90 हो जाता, प्लस साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा है प्लस साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता है हम लोग इस केस में माइनस थीटा यूज कर सकते हैं, तो बी लिख सकते हैं, अब वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। साइन 2 पाई माइनस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, साइन थीटा नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग माइनस साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली साइन माइनस थीटा भी लिख सकते थे, यानी माइनस साइन थीटा यूज कर सकते थे। तो लिख ही देते हैं, बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन, यहाँ पे जो भी थीटा प्लस फाइव रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी कि हम साइन माइनस थीटा भी यूज करते तब भी वही चीज आता, ठीक है। तो ये सारे चीजें हमारे जो है स्पेशल केसेस हैं कि अगर हमारा जो वायर है ये अलग अलग जगहों पे पूछा जाए तो हम लोग को अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम आर ले रहे हैं वो ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस बोले कि नीचे से इतना दूरी है तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये पॉइंट पी इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आ गया तो हमारा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल 0 हो जाएगा। तो इधर कहीं पॉइंट पी पे कहीं भी अगर हम लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे डीएल लेंगे तो डीएल से एंगल 0 बनेगा इस पॉइंट पी पे। अगर यहाँ पे हम पॉइंट क्यू बोलेंगे यानी कि वायर के लेंथ में ही है, वायर के लॉन्ग ही है पॉइंट क्यू, तो यहाँ का अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इस केस में जो थीटा बन रहा है वो 0 बन रहा है। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारा आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और थीटा 1 थीटा 2 अगर हमको अलग अलग केसेस में पता हो तो हम लोग इसका किसी भी पोजीशन पे कैसे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी करंट है, कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें राइट हैंड के थंब को करंट के लॉन्ग पुट कर देना है और जो अपना राइट हैंड है उसको कर्ल करना है। थंब को करंट के लॉन्ग और राइट हैंड के जो बाकी बच गए 4 फिंगर्स उसको कर्ल करना है। जिधर वो कर्ल होगा, यानी कि हमको राउंड कर्ल दिख रहा है तो राउंड होगा तो उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हम आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड की तरफ, जैसे राइट हैंड के थंब को करंट के लॉन्ग रखे और हाथ को मोड़े, तो हाथ को मोड़े तो इस केस में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी कि हाथ अंदर जा रहा है। और इधर से अगर देख रहे हैं
तो इधर ये बाहर की तरफ हमारा फिंगर्स आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है या देख नहीं पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, उसको हम फिगर बना के समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज पता होगा। और बाकी अगर हम कह रहे हैं तो अगर सुन रहे हो तो इतना कोई बड़ा बात इसमें है नहीं, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि हमको समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, इधर की तरफ करंट है तो राइट हैंड के थंब को इधर की तरफ रख के देखो, और बाकी जो बच गए फिंगर से उसको कर्ल करो। तो कर्ल करेंगे तो हमको इनटू द प्लेन ही दिख रहा है। ठीक है, ये राइट हैंड हो गया हमारा। राइट हैंड हो गया, ये पीछे वाला पोर्शन है हमारा, पाम पीछे की तरफ है, राइट हैंड को, राइट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड को अगर हम ऐसे पुट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे कर्ल तो नहीं कर पाएंगे, कर्ल हमेशा करना पड़ेगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड है तो हम इसको पीछे की तरफ कर्ल नहीं कर सकते। तो कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ कर्ल करेंगे, यानी कि इधर की तरफ देख रहा है कि हमारा ये इनटू द प्लेन जा रहा है, और जब हाथ घूम के जब इधर से बाहर आएगा तो इधर से हमको ऐसा मिलेगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा हमारा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से बाहर से निकल रहा होगा, उधर जाके इंड होगा। तो ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो कभी भी अगर स्ट्रेट वायर में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग पुट कर देना है, बाकी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जिधर कर्ल हो रहा होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और बाकी ये सब केसेस हैं हमारे कि जो है अलग अलग केसेस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम इतना जान गए हैं तो अब थोड़ा क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वायर जो रखा हुआ है इसी वायर वाई एक्सिस पे ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी तक है, इधर भी करंट है, इधर की तरफ 5 है। यहाँ पे पॉइंट पी है 3,2,4। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा ये हमको बताना है। फॉर्मूला यूज करना है, करो। कितना आ रहा है?
अनुज, शिवम, अंकित, वो भी सब गायब हो गए। सर 2/3 into 10⁻⁻7 है। 2/3 into 10⁻⁻7। डिस्टेंस कितना आया? तो डिस्टेंस 3 होगा ना? नहीं, वही तो इसमें सोचना था। देखो ध्यान से, यहाँ से कि अगर हम मान लेते हैं कि इसको जेड एक्सिस मान ले, इसको एक्स एक्सिस, तो हमारा करंट जो है यहाँ पे ऐसा है, नहीं कि वाई एक्सिस में है, वर्टिकल एक्सिस। तो अगर जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा पॉइंट का, तो पी तो हमारा इधर कहीं है, यहाँ से इस 3 पे और ये 5 पे। वाई में थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, इस प्लेन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये कंपोनेंट 3,2,4 है, ठीक है, यानी कि इस प्लेन से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर ही, यही डिस्टेंस ना आएगा। यहाँ से दिख रहा है जो हमारा आर डिस्टेंस आएगा, कौन सा आएगा? ये डिस्टेंस आएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये 3 है, ये 4 है, तो आर हमारा 5 आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। 3 जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम 2D में हम फिगर बनाए, इसलिए ऐसा हमको दिख रहा है, ठीक है। 3D में होता ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता हमारा, तो उस समय से देखते तो परपेंडिकुलर 3 नहीं दिख के ऐसा 5 दिखता। बात समझ आ रहा है? बोलो सब। डिस्टेंस में यस किसी सर। को कोई दिक्कत आ रहा है तो बोलो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा 3,2,4, ठीक है, जो भी क्यूबाइड है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इस वाई एक्सिस से अगर हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये 3 नहीं होगा, ध्यान से देखो, तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस हमको मिलेगा। यानी वो डिस्टेंस कितना? तो ये 3 है, ये 4 है, तो डिस्टेंस ध्यान से देखो तो 5 दिख रहा होगा। ये डिस्टेंस कितना दिखेगा? 5 √3² + 4², ठीक है। तो 2D में इधर वाला, 3D में अगर देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं कि 3,2,4 है, तो इधर की तरफ हम 3 गए, फिर y एक्सिस में 2 गए, और इधर की तरफ फिर 4 आ गए, यानी कि A से B गए तो 3, B से C गए तो ये, और C से P आए 3। तो हमारा जो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेगा वो ये वाला डायगोनल दिख रहा है, यानी कि 5 होगा, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड हम आराम से लिख सकते हैं, इनफाइनाइट है, तो μ0I/2πr होता है, μ0I/2π × 5। बाकी जो है सॉल्व तो हम कर ही सकते हैं। बात समझ आया? ये डिस्टेंस नहीं आया तो बोलो फिर से। आ गया। ये हमारा मान लेते हैं कोई भी लूप है, करंट जो बह रहा है इसमें ऐसा बह रहा है, इसका सेंटर ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है सबकी वजह से। करंट I है, और ये डिस्टेंस √3a दे रखा है, और ये डिस्टेंस a है। पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको बताना है। रेक्टेंगल है,
हो गया। अगर हमको बीओ निकालना है तो सारे की वजह से निकालना पड़ेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। डायरेक्शन चेक करो तो करंट के अलोंग रख के पुट करो। देखो हर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है PQ के लिए देख रहे हैं तो PQ के लिए इनटू द प्लेन आ रहा है, हाथ उधर पुट करो, देखो QR के लिए भी इनटू द प्लेन आ रहा है, RS के लिए भी उस पॉइंट O पे इनटू द प्लेन आ रहा है, और SP के लिए भी इनटू द प्लेन आ रहा है। यानी कि करंट के अलोंग हर पोर्शन में राइट हैंड के थंब को रखो और कर्ल करने का कोशिश करो। देखो ओ पॉइंट जहाँ पे है हर जगह जो फिंगर है हमारे चारों अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही आ रहा है, यानी कि जो भी आएगा उसका जोड़ होगा। और चूंकि ये डिस्टेंस सेंटर है तो ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं ये बीपी पीक्यू और आरएस दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, और ये आपस में इक्वल होंगे। तो PQ का फाइंड कर लेंगे तो RS का भी पता चल जाएगा। डायरेक्शन सेम है तो कोई चिंता का बात नहीं है। QR और SP हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो कोई भी QR का फाइंड करेंगे तो वही SP का भी हो जाएगा। तो अगर हम BPQ फाइंड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। BPQ हमको क्या दिख रहा है कि एक ऐसा वायर है, यहाँ से हमको कितने दूरी पे फाइंड करना है, तो √3/2a दूरी पे, क्योंकि ये √3a का आधा होगा, और ये हमारा ए है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, और ये हमारा a/2 और ये भी a/2। तो अगर हम यहाँ थीटा का बात करें तो tan थीटा अगर हम लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो a/2 बाई √3a/2 होगा, तो ये 1/√3 दिख रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिख रहा है। थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ से हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कितना हो जा रहा है, तो √3a/2, और यहाँ पे आता हमारा जब दोनों एंगल इक्वल होता है तो 2 ऑफ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना आ रहा है, तो साइन 30 1/2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 से 2 गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 म्यू इंटू ए, म्यू नहीं पाई। ठीक है, ये BPQ है, RS का भी इतना ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम BQR। अगर हम BQR फाइंड करते हैं तो हमारे पास ऐसा है, करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट O पे फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है। यहाँ से हम अब एंगल जो निकलने का जरूरत नहीं है, ये 30 था तो ये हमारा 60 होगा, ये a/2 है, ये हमारा √3a/2 मिलेगा। ठीक है, खैर अब हमको इसका उतना जरूरत है नहीं, खैर निकालना होता तो हम निकाल सकते, क्योंकि ये 30 है तो 60 होगा, रेक्टेंगल के केस में a/2 है, तो इसके लिए लिखेंगे तो म्यू नॉट आई इंटू 2 साइन 60 बाई, यहाँ से 4 पाई a/2, साइन 60 होता है √3/2, तो आ जाएगा √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये आ रहा है। तो जो हमारा बी नॉट आएगा वो इन दोनों का डबल होगा, यानी कि 2 इंटू, इसमें भी 2 से मल्टीपल, इसमें भी 2 से मल्टीपल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिख लेते हैं, चलो म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए प्लस 2 इंटू √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, 2 कट गया, और कॉमन क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए 1/√3, यानी कि √3।
ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, जो भी होगा सारा का सारा इनटू द प्लेन है तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, यानी कि हम इसमें जो भी चीजें थे सबका यूज करके हम निकाले हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया किसी भी स्टेप में तो उसको पूछ सकता है। आगे इसका मतलब तो इसमें बताओ, स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे वायर से हम कनेक्ट कर रखे हैं। इस पॉइंट पे हमको बताना है ड्यू टू ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर, ड्यू टू करंट इन वायर ए बी सी डी सेक्शन। ठीक है, ए बी सी डी जो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है, साइड लेंथ ए होगा, उसकी वजह से हमको यहाँ पे बताना है। सारा सब जो है लेंथ एल ए सब कुछ सेम है। कितना होगा बताओ? आ गया? सर जीरो। थोड़ा बहुत सोचो तो कुछ भी डेटा दे नहीं रखे हैं, यानी जीरो ही होगा, और है कि नहीं? देखो कैसे होगा बताओ। सर करंट सर डी से सी में जाएगा, फिर सी से बी में जाएगा, और इधर सर डी से ए में जाएगा और ए से बी में जाएगा। तो एक साइड से सर आउटवर्ड हो जाएगा और एक साइड से इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ करंट है तो डीसी और सीबी का रेजिस्टेंस यानी सिमिलर है, तो इधर का भी रेजिस्टेंस आर होगा, इधर का भी रेजिस्टेंस आर होगा। तो ये करंट आई आया तो इधर से I/2 हो जाएगा, यानी कि सेम करंट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, सेम करंट जा रहा है, इस वजह से हम कह पा रहे हैं। हो सकता है रेजिस्टेंस अगर अलग अलग दे, नेक्स्ट कल हम लोग वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। और यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्शन ध्यान से देखो, तो इसके लिए इनटू द प्लेन जा रहा है और इसके लिए अप द प्लेन जा रहा है। यानी कि अगर हम बी डी सी करेंगे तो जो होगा मैग्नीट्यूड में बी ए बी के बराबर, लेकिन इसके कारण देख रहे हैं तो क्रॉस है और इसके कारण डॉट है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये जीरो मिल जाएगा। वैसे ही बी डी ए प्लस बी बी सी करेंगे, सी बी करेंगे तो इस दोनों में देखो फिर से डायरेक्शन, डीए के लिए हमको आउटवर्ड मिल रहा है और सीबी के लिए इनवर्ड मिल रहा है, और सिमिलर है तो इन दोनों का भी ऐड जीरो हो जाएगा, इसलिए वहां टोटल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इसलिए हम कह पाए क्योंकि करंट जो है दोनों पार्ट्स में इक्वल इक्वल गया है, इस वजह से डायरेक्शन चेक करके हम डायरेक्टली जीरो कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि मान लेते हैं ऐसा है, यहाँ से करंट हुआ इधर आया, तो रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे अलग होगा, तो इधर से कुछ करंट I1 जाएगा तो इधर से I2 जाएगा, तो उस हिसाब में कैसा होगा क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल इस सब चीज पे क्वेश्चंस करेंगे, जब सर्कुलर वाले भी पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो कल हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर अगर कॉइल रहा, यहाँ तो स्ट्रेट कंडक्टर था, हमेशा हमारा ये कंडक्टर सीधा ही रहे, जरूरी नहीं टेढ़ा भी हो सकता है, मुड़ भी सकता है, तो अगर मुड़ जाएगा तब कितना होगा क्या होगा वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना फॉर्मूले, क्योंकि उसी सब पे रिलेटेड जहाँ तहाँ रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं।